फ्रांस क्यों इतना अट्रैक्टिव कंट्री बन रहा है पाकिस्तान के लिए? क्या वजूहात हैं कि स्टूडेंट्स जो है ना फ्रांस को प्रेफर कर रहे हैं या करना चाहिए आपको? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अजीम कासिम एंड आई एम फाउंडर एंड CEO ऑफ एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज। At Edify Group of Companies, we provide information regarding study abroad, immigration and career counseling. आज की वीडियो है फ्रांस के हवाले से, जो कि एक बहुत फेमस डेस्टिनेशन है एंड फ्रॉम द लास्ट 6 months और 1 year इट इज़ गेटिंग मोर पॉपुलर इन पाकिस्तान। फ्रांस क्यों इतना अट्रैक्टिव कंट्री बन रहा है पाकिस्तान के लिए? क्या वजूहात हैं कि स्टूडेंट्स जो है ना फ्रांस को प्रेफर कर रहे हैं या करना चाहिए आपको फ्रांस को प्रेफर एज अ स्टडी डेस्टिनेशन? क्या बेनिफिट्स हैं फ्रांस में? आपको फ़ीस कितनी होगी और PR कैसे मिलेगी? अब हम तमाम जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं फ्रांस के रेलिवेंट, हम कोशिश करेंगे कि 2-4 वीडियोस के अंदर सारे आपके जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वाई फ्रांस इज़ बेटर देन जर्मनी एंड एनी अदर यूरोपियन कंट्री, और फ्रांस आपको क्यों जाना चाहिए। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। जैसा कि आपको पता है कि एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हमेशा से कोशिश करता है कि आप तक ऑथेंटिक एंड ट्रू इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए, और हमारी ये कभी भी रेस नहीं हुई कि हमने सबसे पहले वीडियो अपलोड करनी है और हमने जो है ना व्यूज़ जो है ना वो लेने हैं ऑडियंस से। हमारी कोशिश हुई है कि हम ऑथेंटिक, ट्रू और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो है ना आप तक पहुँचाएँ। बेशक उसमें 1 महीना लगे, 2 महीने लगे, 3 महीने लगे। मुझे काफ़ी अर्से से रिक्वेस्ट आ रही थी कि फ़्रांस के ऊपर जो है ना अपनी कोई वीडियो आप बनाएं, तो लेकिन मैं उसको स्टडी कर रहा था और प्लस डिफरेंट फोरम्स से जो है ना मेरी मीटिंग्स चल रही थी। तो अब मेरी काफ़ी हद तक वर्किंग हो चुकी है, तो फ्रांस के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ आज। सबसे पहले बात करते हैं कि फ़्रांस क्यों जाना चाहिए आपको। अच्छा, जब जैसे ही फ्रांस का नाम आता है तो आपके जहन में फ़्रेंच लैंग्वेज भी आ जाती है कि फ़्रांस में तो जो है ना वो फ़्रेंच लैंग्वेज होगी, वहाँ पर तो बोलने का मसला भी होगा, स्टडी सारी फ़्रेंच लैंग्वेज में होगी। तो सबसे पहले मैं ये पॉइंट क्लियर कर दूं कि फ़्रांस में देयर आर मोर देन 1500 इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ आपको इंग्लिश में जो है ना पढ़ाए जाते हैं। वहाँ पर फ़्रेंच लैंग्वेज का कोई अमल दखल ही नहीं है। अलबत्ता आपको फ़्रेंच लैंग्वेज जो है ना वो सीखनी लाजमी पड़ेगी, चूँकि ज़ाहिर सी बात है आपने मार्केट में जाना है, मनूवरिंग करनी है, उसके लिए आपको जो है ना वो फ़्रेंच लैंग्वेज की ज़रूरत रहेगी। अलबत्ता जो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स हैं उसमें आपका फाउंडेशन भी शामिल है, आपका बैचलर्स भी शामिल है, आपका मास्टर्स भी शामिल है। यहाँ पर आपको जो है ना वो फ्रेंच लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओवरऑल फ़्रांस के बारे में बात करें तो फ्रांस जो है वो टॉप जो 5 डेस्टिनेशंस हैं दुनिया की, जहाँ पर हर साल इंटरनेशनल बच्चे पढ़ने जाते हैं, फ्रांस उसमें नंबर 5 पे आता है, विच इज़ अ वेरी ल्यूक्रेटिव फॉर द स्टूडेंट्स लुकिंग फॉर द फ्रेंच मार्केट। यूरोप में जाने के लिए आपको पता है कि पाकिस्तान से ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रहे। जर्मनी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जर्मनी की परमानेंट का इशू चल रहे हैं, कराची में नहीं है लेकिन पंजाब में है, और वो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हो रहे। फ्रांस में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अभी तक वहाँ पर ऐसा कोई इशू नहीं है, और आपको वहाँ पर जो अपॉइंटमेंट है विद इन 1 month, विद इन जो है ना वो 30 days जो है ना मिल जाती है। अच्छा, एक चीज़ बता दूँ मैं आपको कि इस वीडियो में मैं आपको फ्रांस का ओवरव्यू दूंगा। मैं अभी आपको इन डेप्थ प्रोसेस के बारे में, अटेस्टेशन के बारे में नहीं बताऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाली वीडियोस में आपको प्रोसेस, कॉस्ट और हर चीज़ जो है ना उसकी एक्सप्लेन करूं, लेकिन मैं इसमें आपको ओवरव्यू लाजमी दूंगा कि फ्रांस क्यों जाना चाहिए और क्या प्रोसेस है उसका। अच्छा जी, और जहाँ तक हम बात करें इकॉनमीज़ की बात करें, तो फ्रांस जो है ना अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट इकॉनमीज़ ऑफ द वर्ल्ड। और अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री देखें फ्रांस की, वर्ल्ड वार 1 में, वर्ल्ड वार 2 के बाद, दोनों में फ्रांस वाज द मेजर सब्जेक्ट टू डिस्कस, और फ्रांस की जो हिस्ट्री है वो हज़ारों साल पुरानी है। वहाँ का कल्चर बहुत ही अट्रैक्टिव है, और एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन अगर हम देखें तो फ्रांस जो है ना वो नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इन द वर्ल्ड। आप देखें कि पेरिस जो है ना वो कितना फेमस है। हमारे यहाँ पर शादियों में भी, इवन के फिल्मों में पेरिस को जो है ना फैसिनेट करते हैं कि जी जो हनीमून करने हमने पेरिस जाना है। तो इतना वो पॉपुलर डेस्टिनेशन है, हर साल मिलियंस ऑफ लोग जो है ना वो फ्रांस में जाते हैं सिर्फ एज अ साइट सीइंग और एज अ टूरिज़म। और ये सबसे बड़ी निशानी होती है किसी भी कंट्री की कि अगर वहाँ पे टूरिज़म ज़्यादा है ना,
इट मीन्स कि वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ 10x ज़्यादा होंगी, क्योंकि जितना टूरिज़्म आएगा वो साथ अपने जॉब्स भी लेके आएगा, साथ अपने अपॉर्चुनिटीज़ भी लेके आएगा। वहाँ पे जितना टूरिज़्म आएगा उसका बेनिफिट जो है ना वो वहाँ पे रहने वालों को होगा, वहाँ पे काम करने वालों को होगा, क्योंकि मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। जो टूरिज़्म के जितने भी 4 से 5 महीने होते हैं उसमें आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, काम की, जॉब की, हर लिहाज से। जो कि एक यूके क्यों पॉपुलर है, इसलिए कि वहाँ पर जो टूरिस्ट अट्रैक्शन ज़्यादा हैं, वहाँ पर टूरिस्ट काफ़ी आते हैं, इसलिए जो है ना वो यूके में जो है ना वो हर साल इतना बच्चा पढ़ने जाता है। और हर साल अभी भी जो है ना वो यूके की जो एक डिमांड है वो दिन ब दिन मज़ीद बढ़ती जा रही है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, वहाँ पर चूँकि टूरिज़्म कम है इसलिए वहाँ पे कनाडा में तो खैर आजकल जॉब्स के हालात थोड़े से डाउन है, लेकिन टूरिज़्म ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट आता है आपकी इकॉनमी के ऊपर। उसके साथ साथ बात करें तो जो यूरो करेंसी है वो जो है ना वो काफ़ी पावरफुल है। आपको पता ही है, इसको कन्वर्जन रेट पाकिस्तान में जो है ना वो पाउंड से भी ऊपर है, जो कि अगेन एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि आप लोगों की जो अर्निंग है वो सारी वहाँ पे यूरोज़ में होगी। इसके साथ साथ फ्रांस का बेनिफिट ये है कि आपको शेंजन वीज़ा जो है ना वो ग्रांट होगा। अब शेंजन वीज़ा का मकसद क्या है, बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। शेंजन वीज़ा बेसिकली एक शेंजन एग्रीमेंट है जो कि 28 कंट्रीज़ का एक ही वीज़ा ग्रांट होता है, जिसका मतलब है कि आप उसी वीज़े के ऊपर फ्रांस भी जा सकते हैं, उसी वीज़े के ऊपर आप जर्मनी, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, इटली, स्पेन, 29 कंट्रीज आती हैं इसके अंदर, स्वीडन भी आता है, नॉर्वे भी आता है, उन सब में आप ट्रैवल कर सकते हैं। वहाँ पे आप रह नहीं सकते लेकिन आप ट्रैवल कर सकते हैं। रहने के लिए फिर आपको वहाँ पर सेपरेट से अरेंजमेंट करनी पड़ती हैं। ये भी कुछ लोग गलत गाइड करते हैं कि जी आप उसी वीज़े के ऊपर जो है ना वहाँ जाकर रह सकते हैं, कतई नहीं रह सकते। आप उसी वीज़े पे वहाँ ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ परमानेंट रहने के लिए, लॉन्ग स्टे के लिए आपको वहाँ पे अरेंजमेंट्स करनी पड़ेंगी अपनी। इसके साथ साथ फ्रांस आपको ड्यूरिंग वर्क या ड्यूरिंग स्टडी और पोस्ट स्टडी दोनों जगह आपको वर्क अलाउ करता है। साल में आप वहाँ पर 964 आवर जो है ना वो काम कर सकते हैं। इसी तरह आप पोस्ट स्टडी जो जॉब सीकर वीज़ा है वो भी ले सकते हैं, जो कि आपको 1 साल का मिलता है, और 1 साल में अपना जो है ना वो जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेना है। अगर आप जॉब कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं तो आप उसको अपनी उसमें पीआर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक बेनिफिट है कि आप वहाँ पर टूवर्ड्स पीआर जो है ना जा सकते हैं। अच्छा, वो बच्चे ए लेवल्स के, ओ लेवल्स के जो काफ़ी शौकीन हैं ट्रैवलिंग के, सैर तफरी के, वो जाते हैं जी हम यूरोप में जाएं ताकि हम वहाँ जाके डिफरेंट कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करें। उनके लिए बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है फ्रांस। इंग्लिश स्पीकिंग प्रोग्राम्स ऑफर कर रहा है यूजी लेवल के ऊपर भी, और प्लस फाउंडेशन लेवल प्रोग्राम भी अवेलेबल हैं। अगर आपके ग्रेड्स कम हैं तो भी आप जो है ना वो जा सकते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जो आप कह लें कि एक अट्रैक्टिव पॉइंट है फ्रांस का, वो ये है कि जर्मनी में आपको ब्लॉक अकाउंट लेना पड़ता है 10,000 समथिंग यूरो का, और उसको आपको एज अ बैंक स्टेटमेंट जो है ना वो प्रेजेंट करना पड़ता है एम्बेसी के अंदर। फ्रांस में आपको जो आपका जो ब्लॉक अकाउंट है उसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है। आपने जस्ट वहाँ पर अपनी जो है ना वो बैंक स्टेटमेंट शो करनी है। मैं इस वीडियो के अंदर आपको जो एक्सपेंसेस हैं, जो जितने भी जो स्टेप्स हैं वो एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वो मैं करूँगा अगली आने वाली वीडियो के अंदर। इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि फ्रांस को आपने क्यों चूज़ करना है। अच्छा, उसके साथ साथ एक तो मैंने बता दिया कि वहाँ ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। तो ब्लॉक अकाउंट का मतलब ये है कि अगर आपको ब्लॉक अकाउंट नहीं चाहिए तो आपका तकरीबन 30-35 लाख रुपए एक्सपेंस और कम हो गया। जस्ट आपने अपनी साल की फ़ीस पे करनी है, और साल की फ़ीस जो है ना वो वेरी करती है। आप कह लें कि 4,000 यूरो से लेके इट गोज़ अप टू 20,000 यूरो तक। अच्छा, उसमें भी अब कैटेगरीज हैं, कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ जो है ना वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि फ्रांस का सिस्टम क्या है, एजुकेशन सिस्टम क्या है। लाइक अदर कंट्रीज़, हर कंट्री का सिस्टम होता है एजुकेशन का, वो प्राइमरी, सेकेंडरी और हाई स्कूल पे जो है ना, उसके बाद हायर एजुकेशन पे जो है ना मुश्तमिल होता है। फ्रांस का भी सिस्टम जो है ना इस क्वाइट, आप कह लें कि सेम टू अदर कंट्रीज़। सेकेंडरी और आपका फिर आ गया हायर एजुकेशन आ गया। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो आपकी बैचलर्स डिग्री है ना उसको यहाँ पे बोलते हैं लाइसेंस।
सिंपल लाइसेंस भी होता है, जनरल लाइसेंस भी होता है और लाइसेंस प्रो भी होता है। लाइसेंस प्रो है जिसमें आपको इंटर्नशिप या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, और जिसमें आपको ट्रेनिंग नहीं रिक्वायर्ड वो आपका सिंपल है, उसको लाइसेंस बोलते हैं बैचलर्स को। अगर मैं इसको एक शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ, दैट स्टैंड फॉर LMD, आपका लाइसेंस मास्टर्स एंड डॉक्टरेट लेवल। ये आपका फ्रांस का एजुकेशन सिस्टम है। उससे पीछे आपका हाई स्कूल है, जो वहाँ पर जिसको बैक बोलते हैं, बैकलॉरिएट। IB सुना होगा पाकिस्तान में आपने, बड़ा फेमस है आजकल। वो उनका जो है ना वो हाई स्कूल है, जिसकी तैयारी वहाँ पर लीश एक कॉन्सेप्ट है, LYCE, उसके ऊपर वो अपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं फ्रेंच, और सिंपली LYCEE, जो आपका लीश कह लें, लीख कह लें उसको आप, वो उनका हाई स्कूल का सिस्टम है जो आपको तैयारी करवाता है फॉर द बैकलॉरिएट। आपने अगर वहाँ पर बैकलॉरिएट पढ़ना है तो उसकी आपको तैयारी करवाता है, जो कि आपका इक्विवेलेंट टू हाई स्कूल है। अच्छा, इसके साथ साथ अब आपका जो बैचलर्स है उसमें बेनिफिट ये है कि आप फाउंडेशन भी चूज़ कर सकते हैं, आप लाइसेंस 1 भी यूज़ कर सकते हैं जो कि आपका बैचलर्स का ईयर 1 है। आप यहाँ से जो है वो लाइसेंस 2 भी यूज़ कर सकते हैं जो कि आपका बैचलर्स का ईयर 2 है, और इसके साथ साथ आप जो है ना वो लाइसेंस 3 भी यूज़ कर सकते हैं, L3, जो कि आपका एक तरह से बैचलर्स का ईयर 3 है। अच्छा, इसके साथ साथ दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रांस में नोट करने वाली। नंबर 1 ये है कि यहाँ से, अच्छा, एक होता है ECTS, यूरोपियन कॉमन जो है ना ट्रांसफर जो क्रेडिट सिस्टम है फ्रांस का। आपका जो बैचलर्स है ना, दैट इज कंप्राइज ऑफ 180 क्रेडिट आवर्स। आपने 180 जो क्रेडिट आवर्स है ना वो पढ़ने होते हैं बैचलर्स में इन द फ्रांस, और जो आपका मास्टर्स है उसमें आपने अपने 60 क्रेडिट आवर्स जो है ना पढ़ने होते हैं। जिस तरह आपका बैचलर्स वहाँ पे L1, L2, L3 के ऊपर जो है ना वो मुश्तमिल है, इसी तरह जो आपका वहाँ पर मास्टर्स है वो भी M1, M2 के ऊपर मुश्तमिल है। आप चाहें तो यहाँ से M1 में अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ से M2 में अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ से M1, M2 जो है ना वो दोनों एक साथ करने जा सकते हैं। 2 साल का आपका मास्टर्स होगा, आप वहाँ से बैचलर्स करें, आप चाहे वहाँ से मास्टर्स करें, दोनों केसेस में वहाँ पर आपको जो जॉब सीकिंग वीज़ा है वो लाजमी मिलेगा। और जैसे आपको जॉब सीकिंग वीज़ा मिलता है उसके बाद आप अपना जो है ना वहाँ पर TR, जो जॉब जो अपनी PR है वो वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गया आपका इनटेक, वही आपका सितंबर का इनटेक अवेलेबल है। 2 तरह से यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान में जो है ना वो काम कर रही है, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, एक जो है ना पब्लिक यूनिवर्सिटी है। जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है वो जो है सारे का सारा प्रोसेस जो है ना वो आपका एक उनका पोर्टल है, एतू एन फ्रांस के नाम से, एतू दी फ्रांस के नाम से पोर्टल है एक उनका, वहाँ से सारी जो है ना एप्लीकेशंस लेंगी। कैंपस फ्रांस एक उनका कमर्शियल पार्टनर है जो यूनिवर्सिटीज़ को प्रमोट करता है, लेकिन आपका जितनी भी एप्लीकेशन है वो एतू दी फ्रांस से जाएंगी। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो जो एप्लीकेशंस हैं वो ले रही हैं डायरेक्ट थ्रू एजेंट भी ले रही हैं और अपनी साइड के ऊपर भी ले रही हैं। अच्छा, अब यहाँ बच्चों का क्वेश्चन होता है कि भाई एजेंट जो है ना वो क्यों प्रमोट करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को, यानी कि पब्लिक को क्यों नहीं प्रमोट करते? उसमें 2-3 रीजंस हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो देखें, एजेंट को चाहिए होती है सपोर्ट कि भाई वहाँ से फीस वापस आ जाए, वहाँ बच्चे का रिफंड ना फंस जाए, हम ईमेल करें तो हमें पूरा जो है ना वहाँ से वो रिस्पॉन्स मिले। जाहिर सी बात है एक बच्चे में और एक एजेंट में फ़र्क तो होगा। हमने 100-200 बच्चे का अप्लाई करना है तो हमें उस तरह से उनका रिस्पॉन्स भी चाहिए। अगर हम ओपन एप्लीकेशन डालते जाएंगे विदाउट एनी MOU, विदाउट एनी एग्रीमेंट, तो हमें उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं आएगा ना। वो हमारी किसी चीज़ का जो है ना वो वहाँ बैठ के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि भाई रिफ़ंड मर गया या कोई ऐसी वैसा मसला हो गया, डेफर करवाना पड़ा, कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो वो उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। MOU का फ़ायदा ये होता है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है यूनिवर्सिटी को कि भाई आपने इनको जो है ना वो चलाना है, सपोर्ट करना है। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम जो है ना वो MOUs के साथ काम करें, और जब कोई कंट्री, जब कोई यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में जाके कमर्शियली ऑपरेट करती है, इट मीन्स कि वो सीरियस है काम करने के अंदर। जिस तरह UK करता है, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया करती है, जिस तरह कनाडा की कुछ यूनिवर्सिटीज़ करती हैं, USA की कुछ यूनिवर्सिटीज़ करती हैं, तो ये इवेंचुअली बेनिफिट जो है ना वो बच्चों को ही मिलना है इस चीज़ का। अच्छा, इसके साथ साथ फ्रांस के मैं 1-2 बेनिफिट्स आपको बता दूं कि फ्रांस वो वाहद मुल्क है जो अपनी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी रैंकिंग पब्लिश ही नहीं करता। वो कहता है कि मेरी तमाम की तमाम यूनिवर्सिटी जो है ना बराबर है, क्योंकि हमारा चेक एंड बैलेंस इतना स्ट्रॉन्ग है और हमारा सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम
रैंकिंग्स के ऊपर बिलीव ही नहीं करते। तो ये एक प्लस पॉइंट है फ्रांस का कि वो अपनी तमाम यूनिवर्सिटीज़ को बिल्कुल सेम जो है ना वो एक पैटर्न पर लेके चलता है। तो फ्रांस को अगर मैं समराइज़ करूं तो जो बच्चों के 5-6 कंसर्न होते हैं ना, मैं उसको आपके फिंगर टिप्स पे आपको मैं गिनवा देता हूँ, आप उसको नोट कर लें। नंबर 1, आपका कॉस्ट इफेक्टिव है। यहाँ पर कॉस्ट आपकी जो है ना वो कम आएगी एज़ कम्पेयर टू जर्मनी, एज़ कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़। नंबर 2, यहाँ पर आपको ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको जर्मनी में ब्लॉक अकाउंट चाहिए, आपको यहाँ पे ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 3, यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स के इश्यूज़ नहीं हैं। जैसे जर्मनी के अंदर अपॉइंटमेंट्स के इश्यूज़ हैं, फ्रांस के अंदर अपॉइंटमेंट के बिल्कुल भी इश्यूज़ नहीं हैं यहाँ पर। नंबर 4, आपको ड्यूरिंग और आफ्टर वर्क अलाउ है। आप वहाँ पर पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी ले सकते हैं और आप वहाँ पर जो है ना उसके बाद अपनी PR भी अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 5, आपको शेंजन वीज़ा मिलेगा जो आपको अलाउ करेगा कि आप 29 कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं। सेटल नहीं हो सकते, ट्रैवल कर सकते हैं। नंबर 6, आपका जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है पर एनम, दैट इज़ वेरी लेस एज़ कम्पेयर टू USA, एज़ कम्पेयर टू कनाडा एंड एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। साल की 8,000, 9,000, 10,000, 15,000 यूरो साल की फ़ीस है। अगर आप इसे कंपेयर करें ऑस्ट्रेलिया से, UK से, तो ये काफ़ी जो है ना वो कम फीस बनती है जो कि आपने पे करनी है फ्रांस में। इसके साथ साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका जो वीज़ा रेशियो है फ्रांस की, दैट इज़ एट द मोमेंट 95%। और फ्रांस जो है ना वो कोशिश कर रहा है कि आने वाले वक्त में जो है ना वो उसने प्रमोट करना है फ्रेंच एजुकेशन को पाकिस्तान में, और मज़ीद उन्होंने वीज़ाज़ ग्रांट करने हैं। तो ये 6 से 7 बेनिफिट्स हैं जो मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं व्हेन इट कम्स टू द स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन। और कीपिंग इन माइंड दीज फैक्टर्स, आई गेस कि आप लोगों को फ्रांस को चूज़ करना चाहिए एज़ योर स्टडी डेस्टिनेशन। इस वीडियो को मैं यहाँ तक ख़त्म करता हूँ और मैं आने वाली वीडियो में बताऊँगा आपको कि क्या प्रोसेस है फ्रांस का, कितनी कॉस्ट आएगी, कैसे वीज़ा अप्लाई होगा, कैसे आपने PR अप्लाई करनी है, या कोई भी क्वेश्चन आपका है फ्रांस से रेलिवेंट, तो काइंडली इस वीडियो में जाके कमेंट लाजमी कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।